Hello my dear student, welcome to Dev Right Way Education. My name is Angad Yadav. You already know that I am your biology teacher. तो स्टूडेंट हम लोग जो है सेल चैप्टर को पढ़ रहे हैं द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने 3 लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है। जो प्रीवियस वीडियो की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हमने पूरे सेल का ओवरव्यू देखा कि सेल के अंदर क्या होता है, प्लांट और एनिमल सेल किस प्रकार से डिफरेंस होते हैं। अगर आप उन लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उन सभी लेक्चर को कंटिन्यू उन सभी लेक्चर को एक एक करके देख लीजिए, तब इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो हमने उस पूरे मतलब जो सेल का ओवरव्यू वाला टॉपिक देखा था, यानी जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उसमें हम लोगों ने प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस किस प्रकार से करते हैं उसको हमने देखा। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या होता है, साथ में हमने सेल के साइज के बारे में डिस्कस किया था। और उससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेल की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। तो अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। और आज का हमारा नया जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम और साथ में आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपके मेडिकल एग्जाम में, हम बताएंगे कि ये याद करना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी प्यारी सी दुलारी सी एनसीईआरटी को ओपन कर लीजिए और अपना नोटबुक, अपना पेन लेकर बैठिए, क्योंकि हम जो समझाने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको तो पहले से पता है कि यहां कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, रटाया नहीं जाता। तो चलिए, आज की हमारी न्यू टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल आप सभी लोग बहुत अच्छे से पिछले भी वीडियो में हमने जो भी कुछ बताया था उसके बारे में, लेकिन आज की क्लास में हम बहुत उसको बड़ा करके पढ़ेंगे। साथ में हम देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें और क्या चीजें हैं जो हमसे अभी छूट गई थी। ठीक है, यानी कि हम एन ओवरव्यू वाले सेल में अभी नहीं पढ़ पाए थे उसको, जो कि हम आज इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए पहले हेडिंग बना लेते हैं हम लोग। हेडिंग क्या है हमारी, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रिमिटिव सेल। ठीक है, यानी इस अर्थ पर अगर हम बात करें कि सबसे पहले कोई सेल आई थी तो वो आई थी कौन सी सेल, प्रोकैरियोटिक सेल आई थी। प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत कुछ चेंज हुआ, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो गई किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। यानी जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे बदलाव हुआ नेचर का, उसी प्रकार से बदल गई और बदलकर किसमें कन्वर्ट हो गई, आज यूकैरियोटिक सेल में। यानी पहले इस पृथ्वी पे सबसे पहले अगर कोई सेल आई थी तो वो कौन सी सेल थी, प्रोकैरियोटिक सेल थी। ठीक है, और यह जो सेल होती है, ये अगर प्रोकैरियोटिक वर्ड आ जाता है तो इसके अंतर्गत कौन आते हैं, तो इसका एक अलग किंगडम ही बना दिया गया। यह प्रोकैरियोटिक सेल है जो होती है वो सभी के सभी मोनेरा किंगडम में आती है। किसमें, मोनेरा किंगडम में। पहला वर्ड तो यही इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो उसका स्टडी किस किंगडम में करते हैं, तो उसका स्टडी किसमें करते हैं बच्चों, बताइए किसमें करते हैं, मोनेरा में। ठीक है, मोनेरा में करते हैं। इसको यहां पर लिख देते हैं, कहीं पर साइड में लिख दें, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, मोनेरा में, मोनेरा में इसका स्टडी है। मोनेरा क्या है, किंगडम है, 5 किंगडम है, आपको पता होना चाहिए। हालांकि अभी इस चैप्टर को हमने पढ़ाया नहीं है, फिर भी आपको हम पढ़ाएंगे। 9th में आप जरूर थोड़ा बहुत पढ़े थे, बट हम आपको उस चैप्टर को जो क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा 5 किंगडम क्या क्या होते हैं और किसमें किनको रखा गया है। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें सभी के सभी किसको रखा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल को, पूरे प्रोकैरियोटिक सेल को मोनेरा किंगडम में रखा गया है। अब इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते कौन कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट से है कि आते कौन कौन है, तो हम एक एक करके उनका नाम भी देते हैं। देखिए कौन कौन आता है, बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया आती है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे आता है कौन, आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तीसरे नंबर पे इसमें कौन आता है, तीसरे नंबर पे आता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। बच्चों इसके बाद एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा होगा एंड वर्ड काट दीजिए, वो गलत है। ठीक है, एंड नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर लिखा होगा PPLO,
या फिर MLO, यम येलो नहीं लिखा है लेकिन हम लिख दे रहे हैं क्योंकि इसको वो भी कहा जाए, यानी माइकोप्लाज्मा इस वर्ल्ड की सबसे छोटी सेल है। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है अभी इसके प्रीवियस वीडियो में, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। माइकोप्लाज्मा के बाद एंड लिखा है, एंड काट दीजिए, एनसीईआरटी में उतना वो गलत है। एंड काटने के बाद वहां पर लिखा होगा PPLO, इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम क्या है PPLO का? प्लूरो निमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और यम येलो का पूरा नाम क्या है? यम येलो का पूरा नाम है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, यल का होगा लाइक, ओ का होगा ऑर्गेनिज्म। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग बड़े ध्यान से फोकस कर लीजिए, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने जब बोला प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रिमिटिव सेल, इस अर्थ पर आने वाली सबसे पहली सेल, ठीक है ना, जो लिविंग सेल कह सकते हैं, वो कौन सी सेल थी? प्रोकैरियोटिक सेल थी। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है कि सारे के सारे इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं सबको हम किसमें स्टडी करते हैं? मोनेरा किंगडम में करते हैं, ठीक है। मोनेरा किंगडम में हम प्रोकैरियोटिक सेल का स्टडी करते हैं। इसमें कौन कौन आता है? सबसे पहली बात तो ये, तो इसमें आता है कौन? बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी जिसको हिंदी में नील हरी शैवाल कहते हैं, और तीसरा है माइकोप्लाज्मा जिसको दूसरे नाम से भी जानते हैं PPLO, और इसका तीसरा भी नाम है यम येलो। तो इसका मतलब है बच्चों, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें PPLO का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरो निमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लूरो निमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म। और यम येलो का पूरा नाम है मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी इस वर्ल्ड की सबसे छोटी सेल, लिविंग सेल कर सकते हैं, सबसे छोटी लिविंग सेल अगर कोई होती है तो वो कौन है? माइकोप्लाज्मा होती है। इतना बच्चों क्लियर हो गया होगा। सेल मतलब आप लोगों ने इसमें यानी प्रोकैरियोटिक सेल में आप लोगों ने देख लिया कौन कौन इसमें पाया जाता है। बच्चों एक बात और हम बता देते हैं, ये जो बैक्टीरिया हमने वर्ड लिखा है ब्लू ग्रीन एल्गी माइकोप्लाज्मा, बच्चों ये सभी के सभी बैक्टीरिया हैं, यानी सभी के सभी बैक्टीरिया किसमें आते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। बट ब्लू ग्रीन एल्गी जो है बैक्टीरिया से थोड़ी सी डिफरेंस है, और माइकोप्लाज्मा भी थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए हम तीन नाम लिखते हैं, लेकिन वास्तव में रियली में ये क्या होता है? यह दोनों बैक्टीरिया होती हैं, ये भी बैक्टीरिया ये भी बैक्टीरिया है, लेकिन हमने बैक्टीरिया केवल बैक्टीरिया लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने इन तीनों का नाम लिखा क्योंकि बैक्टीरिया का शेप और साइज और कुछ उसके फंक्शन डिफरेंट होते हैं इसके अपेक्षा, इसलिए हमने तीन नाम पढ़ते हैं, और ये तीनों ही बैक्टीरिया हैं, लेकिन तीनों थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए हमने तीनों के नाम अलग अलग करके लिखे हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, है ना। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं आप लोगों को कि आगे का टॉपिक क्या है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल से छोटी होती है, तो पता ही है, बैक्टीरिया बहुत छोटी होती है यूकैरियोटिक सेल से, है ना। तो यूकैरियोटिक सेल से बैक्टीरिया छोटी होती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल छोटी होती है, साथ में यह रैपिडली क्या करती है? डिवीजन करती है। मतलब समझिए, यानी यह यूकैरियोटिक की अपेक्षा छोटी होती है, साथ में बहुत तेजी के साथ इसका क्या होता है? डिवीजन होता है, मतलब बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। हमने क्या बोला बच्चों? आप लोगों को सुनाई दिया, हमने क्या बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक से छोटी होती है और बहुत तेजी के साथ डिवीजन करती है, किसकी अपेक्षा? है ना, किसकी अपेक्षा? बताइए, वो यूकैरियोटिक से तेज डिवीजन करती है। मतलब जब तक यूकैरियोटिक 1 से 4 सेल बनाएगा तब तक ये हो सकता है 2-3 हजार बना ले, है ना। तो इसलिए आपको ये पता चल गया कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो बैक्टीरिया यानी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत तेजी के साथ डिवीजन करते हैं और साथ में बहुत छोटे भी होते हैं। वर्ल्ड की सबसे छोटी सेल भी हमने आपको माइकोप्लाज्मा का नाम बता दिया है। चलिए, तो ये इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल की शेप एंड साइज की बात कर लेते हैं। तो बच्चों याद रखना होगा आप लोगों को, प्रोकैरियोटिक की जो शेप मतलब जो सेल की साइज होती है, शेप होता है, वो अलग अलग टाइप्स का होता है। मतलब जो भी इसमें ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनका शेप और साइज क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ये शेप एंड साइज की बात करें तो इनका कितना मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल का कितना शेप एंड साइज होता है, यानी ये 4 टाइप्स की होती है शेप एंड साइज के आधार पर, ठीक है। शेप एंड साइज के आधार पर ये कितने टाइप्स की होती हैं? 4 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, पहला इसमें है जो क्या है वो
फोर आप यहां पर ये लिखेंगे, फोर बेसिक टाइप होता है इनका, फोर बेसिक टाइप होता है। पहला क्या है इसका, बैसिलस, जो रोड शेप होती है, रोड शेप, यहां रोड लाइक लिख सकते हैं या शेप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा है इसका स्फेरिकल, दूसरा क्या है, स्फेरिकल, स्फेरिकल, सॉरी स्फेरिकल बाद में, पहले इसको कोकस लिखेंगे, कोकस। स्फेरिकल। तीसरा क्या है, विब्रो, यानी कॉमा से। फोर्थ क्या है, फोर्थ है स्पाइरलम, जो कि कैसा होता है, स्पाइरल होता है। बच्चों यहां पर देख सकते हैं आप लोग, हमने क्या लिखा है, हमने बताया आपको क्या, ये तो टाइप्स हो गया, हमने ये देखा कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आता है। अब हम देख रहे हैं शेप साइज के आधार पर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं, है ना। यानी कि हमने क्या बोला, शेप एंड साइज के बेसिस पर 4 टाइप की क्या होती है, सेल, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो उसमें पहला कौन है, बैसिलस, जो रोड शेप में होता है। रोड जानते, छड़ जानते हैं आप लोग, छड़, है ना, यानी ऐसे स्ट्रक्चर में होगा, ऐसे, ठीक है, रॉड शेप होगी, ठीक। ये इस पहले शेप साइज बता दिया हमने, रॉड शेप में होगी, यानी कि बैसिलस उसको बोलेंगे हम। दूसरा होगा कोकस, यानी स्पाइरिकल, मतलब गोल आकार की, कुछ बैक्टीरिया गोल होती हैं, कुछ ऐसे डंडे, जैसे आप छड़ देखते हैं ना, छड़ के आकार की होती हैं, कुछ गोल होती हैं। वाइब्रो, इसकी बात करें तो ये कॉमा शेप्ड, यानी कॉमा जानते हैं हम लोग, जो कॉमा लगाते हैं, कॉमा हम लगाते हैं ना, कुछ जैसे हम लिखते हैं तो कहीं पर कॉमा लगा देते हैं, कहीं फुल स्टॉप लगाते हैं, तो कॉमा शेप्ड कुछ बैक्टीरिया होती हैं। और स्पाइरलम, यानी स्पाइरल शेप में, यानी जैसे स्प्रिंग होती है ना, कुछ इस टाइप की भी बैक्टीरिया पाई जाती हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप की भी बैक्टीरिया पाई जाती हैं। माय डियर स्टूडेंट, फिर से फोकस कर लीजिए, हमने क्या बताया, प्रोकैरियोटिक सेल शेप एंड साइज के बेसिस पर भी ये 4 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, बैसिलस की बात करें तो रोड शेप में, यानी जो छड़ देखते हैं हम लोग, ऐसे रॉड होता है ना, उस शेप में होती है। कोकस की बात करें तो स्फेरिकल, मतलब गोला शेप में होती है, गोल आकार में होती है। और तीसरा विब्रो की बात करें तो कॉमा शेप्ड, विब्रो जो होता है कॉमा लगाते हैं जो ना, उस शेप में। उसके बाद स्पाइरलम की बात करें तो स्पाइरल, यानी कि जैसे स्प्रिंग होती है उस शेप में, यानी 4 शेप की बैक्टीरिया होती हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, ये तो बाहर की बातें हो गई, अब हम देखेंगे अंदर जाकर कि बैक्टीरिया के सेल के अंदर क्या क्या और होता है। इतना समझ में आ रहा ना, इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, अब हम देखेंगे कि उसका सेल वॉल, मतलब बाहर क्या है उसके बाद अंदर उसके एंट्री करेंगे तो उसमें और क्या चीजें मिलने वाली है हमको, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। देखिए सेल वॉल, ये सबसे बाहर की तरफ जो एक उसके पास एक लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं। उसके बाद इसमें एक अंदर और एक लेयर होता है जिसका नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। यानी हम सेल के अंदर एंट्री करना चाहते थे और एंट्री करने के बाद हमने देखा क्या कि सेल के बाहर सेल वॉल है, अंदर की तरफ क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। स्टूडेंट ये पॉइंट्स क्लियर है, लेकिन अभी आपको हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं, आप फोकस करके साथ देखिएगा। इसमें इसका जो हमने क्या बोला यहां पर कि जो बैक्टीरिया होता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, उसके सबसे आउटर जो कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, सेल वॉल की बनी होती है, सेल वॉल की बनी होती है। और उसके बाद इनर जो कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में भी लिखा है, वो आप लोग उसको अंडरलाइन कर लीजिए या नोट कर लीजिए। माइकोप्लाज्मा जो होता है उसके पास सेल वॉल नहीं होता, यानी माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता, नोट में कर लीजिए आप लोग। इसलिए हम उसको अलग करके पढ़ रहे थे ना, हम बोले ना वो भी बैक्टीरिया है लेकिन हम उसको अलग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो माइकोप्लाज्मा होता है
इसके पास क्या नहीं होता है, एक्सेप्ट सेल वॉल, मतलब सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, सेल वॉल नहीं होता किसके पास, माइकोप्लाज्मा के पास। ये सेल वॉल कंप्लीट हो गया। और उसके बाद यहां पर हमने बताया आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन होता है दूसरा लेयर। उसके बाद हम इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं ना, सेल मतलब कि जो बैक्टीरिया उसके सेल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। जैसे एंट्री किए तो उसके अंदर हमको ये पूरा का पूरा फिल था। इसमें क्या फिल था, इसमें क्या था, साइटोप्लाज्म था। साइटोप्लाज्म यानी कि मैट्रिक्स था, फ्लूइड्स था जो इसके अंदर पूरा भरा पड़ा था। फिर हम अंदर की तरफ जब देखने लगे तो इसमें इस प्रकार से हमको क्या मिला, एक डीएनए मिला। ठीक है, सिंगल डीएनए मिला, सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम। फिर इसी बैक्टीरिया के अंदर यानी इसी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जब हमने देखा तो हमें कुछ दूरी पर इस तरीके से और भी एक अलग डीएनए मिल रहा था, जो कि ये किस प्रकार का डीएनए था, ये सर्कुलर डीएनए था। ये इसके पास यानी बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा डीएनए है, सर्कुलर डीएनए ऐसे गोल गोल शेप में होता है। और इसका जेनेटिक मटेरियल्स मेन कौन था, ये था जिसमें सिंगल क्रोमोसोम एक डीएनए था जो बीच में था, नेकेड था, है ना। और इसके अराउंड, इसके चारों तरफ जो है कोई भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं थी। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं थी, इसलिए तो हम इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जो इसका डीएनए होता है वो नेकेड होता है, अंदर पूरा फैला होता है। जबकि यूकैरियोटिक में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, उसका डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसका डीएनए न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, बाहर होता है, नेकेड होता है पूरी तरीके से। इतना क्लियर हो गया ना। और इस सर्कुलर डीएनए यानी जो एक तो उसका जेनेटिक मटेरियल मेन जो था वो तो था ही, लेकिन उसका एक एक्स्ट्रा डीएनए भी था, सर्कुलर डीएनए, और जिसको नाम दिया गया क्या, प्लाज्मिड। इसको क्या कहा गया, प्लाज्मिड। ठीक है, जो प्लाज्मिड था इसका नाम क्या था बच्चों, प्लाज्मिड था। इसका काम क्या है, प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड, ठीक, प्लास्टिड नहीं बोले, प्लास्टिड देखो वो प्लांट सेल में होता है, वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। यहां प्लाज्मिड बोल रहे हैं हम, और इसका प्लाज्मिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्लास 12 में इसमें पढ़ते हैं। लेकिन हम यहां पर बता दें, यहां पर हम फॉरेन डीएनए को यानी कि जैसे अगर हमारा कोई डीएनए का कोई एक पार्ट अगर इसमें जोड़ा जाए, इस प्लाज्मिड में जोड़कर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाए तो उसमें सबसे बड़ा रोल यानी इसको ट्रांसफर करने का रोल जो होता है प्लाज्मिड का होता है ना। यानी जेनेटिक मटेरियल को यानी फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करने का काम कौन कर सकता है, प्लाज्मिड करता है, जो कि किसके पास प्रेजेंस होता है, बैक्टीरिया के पास प्रेजेंस होता है। इतना बच्चों क्लियर हो गया होगा, है ना। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने बताया है। साथ में बैक्टीरिया के लिए क्यों होता है, जैसे हमने तो उसको यूज कर लिया, हमने बनाया, मतलब हमने उसको ढूंढा और हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया, बट बैक्टीरिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, वो तो बैक्टीरिया के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एंटीबॉडी का रेजिस्टेंस होता है। यानी समझिए कि हम जो मेडिसिन खाते हैं उस मेडिसिन से वो खुद एक उसकी सुरक्षा के लिए अंदर बना रहा होता है मेडिसिन। कौन, यही प्लाज्मिड, है ना। ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया को सेव करता है, सुरक्षित करता है, उसको जो है दवाइयों से यानी जो मेडिसिन यूज करते हैं उससे बचाने का काम करता है। तो एंटीबॉडी रेजिस्टेंस होता है कौन, प्लाज्मिड, और जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने का भी काम करता है। अब उसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं आप लोगों को। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये पूरी तरीके से इस तरीके से फोल्डेड होती है, यानी ये जो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है वो पूरी तरीके से क्या होती है, फोल्डेड होती है। इस टाइप से क्या होती है, ये फोल्डेड होती है। जब इस टाइप से फोल्डेड होती है तो इसको यानी कि प्रोकैरियोटिक के अंदर इस सेल मेम्ब्रेन को मीसोसोम कहा जाता है, यानी फोल्डेड मेम्ब्रेन को क्या कहा जाएगा, मीसोसोम। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मीसोसोम। इसका हम फंक्शन आगे पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी बैक्टीरिया की कर सकते हैं ये जान है, क्योंकि मीसोसोम रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, साथ में डिवीजन में हेल्प करता है। तो मीसोसोम बहुत फंक्शन करता है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट आज आप लोगों ने ये डीएनए मतलब सॉरी जो प्रोकैरियोटिक सेल है उस सेल का पूरा ओवरव्यू देखा आपने, है ना। हमने तो ओवरव्यू देखा था सेल का, लेकिन आज हम प्रोकैरियोटिक सेल के पूरे ओवरव्यू को देखे हैं।
जो कि आगे भी हम इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे, बट हम एक बार इसको अगेन रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा कि सेल किसमें मतलब किस प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक से क्यों डिफरेंस है, साथ में इसका शेप और साइज पढ़ा। ठीक, उसके बाद हम फिगर देख रहे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर हमें एंट्री करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। सबसे बाहर हम देखें तो हमको क्या मिला, सेल वॉल मिला, जो कि माइकोप्लाज्मा में नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेल वॉल जो होता है माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन हमें देखने को मिला। फिर अंदर की तरफ बढ़े तो इसमें पूरा का पूरा भरा था क्या, साइटोप्लाज्म भरा हुआ था। क्या भरा था, साइटोप्लाज्म भरा था। और उस साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल नेकेड था, यानी जो डीएनए था वो पूरी तरीके से कैसा था, नेकेड था। ठीक है, नेकेड था मतलब उसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं थी, इसलिए हम इसको यूकैरियोटिक से डिफरेंस करते हैं, ये भी हमने बताया। इसमें सिंगल क्रोमोसोम यानी सिंगल डीएनए प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था, सिंगल डीएनए सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट था, लेकिन एक और इसके पास डीएनए था, एक्स्ट्रा डीएनए था इसके पास। कौन था वो, सर्कुलर डीएनए, एक एक्स्ट्रा डीएनए था जिसको हम किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, जो कि बैक्टीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको एंटीबॉडीज यानी कि जो हम मेडिसिन यूज करते हैं उसे बचाने का काम करता है। कौन कौन, प्लाज्मिड, क्योंकि वो खुद एंटीबॉडीज बना रहा होता है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, आप चिंता मत करिए। और साथ में जो मेडिसिन होता है वो तो हम बता ही दिए। और ये प्लाज्मिड जो होता है हमारे जेनेटिक मटेरियल में फॉरेन डीएनए को भी ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, जो कि हम क्लास 12 में इसको पढ़ाएंगे। और इसके बाद इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है बहुत फोल्डेड होता है, पूरी तरीके से फोल्डेड होता है उसमें, इसको हम मीसोसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों, मीसोसोम के नाम से जानते हैं। और ये मीसोसोम बैक्टीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इस पूरी की पूरी सेल में कोई भी सेल और मतलब सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है कुछ नहीं होता। बच्चों एक पॉइंट हम यहां पर छोड़ रहे थे लेकिन अभी याद आ गया, बता रहे हैं आप लोगों को, इस सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होता, केवल और केवल किसको छोड़कर, केवल और केवल किसको छोड़कर बताइए, राइबोसोम। एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है राइबोसोम, जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में होता है। ठीक है, और इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। और ये इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, एमआरएनए पर क्या बनाना, प्रोटीन बनाने का काम करता है। आगे हम बताएंगे, चिंता मत करिए आप लोग। तो मीसोसोम का काम आपको पता होना चाहिए। मीसोसोम क्या काम करता है, रेस्पिरेशन करता है, फोटोसिंथेसिस कर लेता है, हेल्प करता है किसकी, बैक्टीरिया की। ठीक है, या प्रोकैरियोटिक सेल की, और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखे हैं, और हमने आपको बताया कि क्या क्या आपको बहुत ज्यादा याद रखना है, जैसे मीसोसोम, प्लाज्मिड, माइकोप्लाज्मा, और उसके बाद राइबोसोम, क्योंकि ये जो ऑर्गेनेल्स है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, और ये पॉइंट्स, और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल होती है शेप्स बैक्टीरिया का। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके नीट एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग बड़े फोकस के साथ कंसंट्रेट होकर आप सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, याद कर लेंगे एक एक करके, और एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। तो आज की क्लास यहीं पर है बच्चों, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और बस यही आपसे हम मांग रहे हैं, और कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं है, फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो यही है कि आप लोगों को ये काम कर देना है, लाइक करना है, वीडियो पसंद आया तो शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।